नमस्कार। मिखाइल ताल की लाइफ से अगर हम कुछ सीख पाएँ तो ये मुझे लगता है सभी चेस प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आज का जो गेम है वो जो वर्ल्ड के जो सबसे अटैकिंग प्लेयर के नाम से जाने जाते हैं और मुझे लगता है कि जितने भी पुराने वर्ल्ड चैंपियन रहे हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर या सबसे ज़्यादा जो प्लेयर्स जिनके गेम्स ज़्यादा देखते हैं वो मिखाइल ताल ही हैं। तो उनका एक गेम देखते हैं हम जो कि बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला था। एक ऐसा वक़्त था जिसमें इस गेम में कि सब कुछ हैंगिंग था, मतलब बहुत सारे पीसेस मर रहे थे। लेकिन उस अनक्लियर ज़ोन से भी निकलते हुए ताल ने कैसे उसको अपने फ़ेवर में किया और कैसे उस गेम को आगे बढ़ाया उन्होंने, उसको हम देखते हैं क्विकली। तो क्विकली हम लोग गेम विंडो की तरफ जाते हैं और फिर उसको स्टार्ट करें। गेम जो स्टार्ट हुआ वो नाइट F3, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, D5, D4। फाइनली अभी आप बोल सकते हैं कि मूव ऑर्डर एक्चुअली डिफरेंट हुआ था। नाइट ऑफ 3 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आफ्टर C6 ये जो पोजीशन है वो सेमी स्लाव में आ गई है और डी कट C4 जो कि बोटोनिक वेरिएशन के नाम से सभी पहचानते हैं, उसमें E4 खेला यहाँ पे व्हाइट ने। और आफ्टर B5 ये एक ऐसा सेटअप है जो कि आज तक भी पॉपुलर है, बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं हाई लेवल पे। और इसमें आप देख सकते हैं कि E5 वाले वेरिएशन में क्या हो रहा है, क्योंकि E5 के साथ आप H6, बिशप H4, G5, नाइट इनटू G5 वाले वेरिएशन में जा सकते हो, जो पॉपुलर वेरिएशन है बहुत। लेकिन आफ्टर B5 मिखाइल ताल ने यहाँ पे A4 खेला, जो कि एक सिंपल सिस्टम है जिसमें कि आप अगर ए कट B5, सी कट B5, नाइट इनटू B5 मारते हो तो स्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेटली अलग-अलग रहेगा इसमें। लेकिन अगर हम बात करें इस वेरिएशन की, तो आफ्टर क्वीन बी6 यहाँ पे बिशप इंटू जी5 मार दिया। ऑफ कोर्स ई4 को जो अटैक था वो यहाँ से खत्म हो गया। और आफ्टर एफ इंटू सॉरी जी इंटू F6 उसके बाद बिशप E2 खेल दिया। ये एक बहुत ईज़ी तरीका है इस वेरिएशन को खेलने का, क्योंकि व्हाइट हमेशा कोशिश करता है कि अगर पॉन B4 आप खेलते भी हो, तो कुछ कंडीशंस में आप नाइट रिमूव करके बाद में आप C4 को टारगेट कर सकते हो। मतलब आपने जो पॉन वापस दिया है, उसको वापस मिलने की गारंटी हो सकती है इसमें। लेकिन यहाँ पे A6 खेला ब्लैक ने। इलाडाटर प्लेयर का नाम था ब्लैक। उन्होंने यहाँ पे A6 खेलने के बाद जैसे ही मिकेल ताल ने यहाँ पे कैसल किया, बिशप B7 आ गए यहाँ पे। अभी तक भी मैं बोलूँगा इस पोजीशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ओपनिंग के 10 मूव्स हो चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ अनक्लियर ज़ोन फिलहाल अभी तक आया नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमन सेटअप है। सिर्फ मैं बोलूँगा कि क्वीन B6 जो अर्ली खेला था उसके कारण बिशप इंटू F6 उनको व्हाइट को डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन इसके बाद जो पोजीशन आए, जैसे कि यहाँ पे आके मिखाइल ताल ने D5 खेल दिया। ये गेम का पहला ब्रेक थ्रू था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एक बात समझना कि जैसे ही आपको पता चले कि किंग अपोनेंट का सेंटर में है और उसको कोई सिंपल तरीका नहीं है किसी सेफ ज़ोन में जाने जाने का, तो डेफ़िनेटली आपको कोशिश करनी चाहिए कि सेंटर ब्रेक हो। भले ही आप एक पॉन या कुछ माइनर पीस भी आपका अगर मर रहा है तो भी चलेगा। और यही मुझे लगता है ताल के लाइफ़ का, ताल के गेम्स का एकदम अ, कॉमन सब्जेक्ट था कि अगर किंग साइड अटैक करना है किसी भी इसमें, तो वो मटेरियल का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते थे उस वक़्त। उनका मेन एम रहता था कि जल्दी से फोर्सेस गेम में आए और मैं अटैक करने के लिए जाऊँ, राइट? तो इसी बात के लिए ही ज़्यादातर लोग उनको बहुत चाहते हैं। तो D5 खेला यहाँ पे। D5 को सी कट D5 मार दिया ब्लैक ने। ई कट D5 अभी तक भी ये सब बहुत ईज़ी लग रहा है, बहुत कॉमन लग रहा है। और डेफ़िनेटली यहाँ पे बिशप C5 जैसे मूव्स थे, बिकॉज़ उसमें आप पीस डेवलप कर रहे हो। अ, हालाँकि गेम में उन्होंने यहाँ पे B4 खेला और B4 के बाद अभी आप देख सकते हो, दिस इज़ द आई आई विल से कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ पे इस गेम में जो आगे हुआ, उसको बहुत लोगों ने बाद में जाके एनालिसिस किया। क्योंकि B4 के बाद हालाँकि एक मैं बोलूँगा स्लाइट एरर था ब्लैक की तरफ से, बहुत सारे अच्छे मूव्स थे अवेलेबल। पीसेस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ पीसेस ब्लैक के डेवलप नहीं है और किंग सेंटर में फँसा हुआ है। हालाँकि व्हाइट का जो किंग है वो बहुत सेफ लग रहा है इसमें। सो यहाँ पे इस बात को नोटिस करते हुए मिखाइल ताल ने यहाँ पे पहले A5 खेला, क्वीन पे थ्रेट है, डेफ़िनेटली आपको क्वीन बचाना पड़ेगा। क्वीन C7 खेला यहाँ पे। कुछ और भी ऑप्शंस थे, जैसे क्वीन D8 भी खेल सकते थे आप, लेकिन उसमें डी कट E6 आ रहा है। अगर आप क्वीन D1 मारते हो इसमें, तो ई कट F7 के बाद किंग कट F7, बिशप कट C4 और फिर नाइट इनटू D1 मार सकते हैं वापस। मतलब उसमें आपने जो पॉन्स दिए हैं
वो डेफिनेटली आपको वापस मिल रहे हैं और मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए व्हाइट को, क्योंकि मटेरियल भी वापस मिल गया है विथ एक्टिविटी। तो यहाँ पे इसीलिए क्वीन C7 खेला ब्लैक ने। और क्वीन C7 को यहाँ पे पहला उन्होंने मूव खेला डी कट E6, क्योंकि डी कट E6 के बाद आप देख सकते हो इस पोजीशन में कि जैसे जो हमने बात नोटिस की थी कि किंग सेंटर में पड़ा हुआ है और व्हाइट का किंग बहुत सेफ है। तो एक बार अगर रूक E1 आ जाता है इस कंडीशन में, भले ही आप कोई पीस डाउन हो या फिर आप कोई एक्सचेंज डाउन हो, वो इतना ज़्यादा काउंट नहीं करेगा, क्योंकि ब्लैक के जो पीसेस हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे डी कट E6 के बाद डी कट C3 मारा, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया ब्लैक ने। जो पीस सैक्रिफाइस दिया था C3 का वो उन्होंने मार दिया। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा मूव खेला था मिखाइल ताल ने। हालाँकि मैं बोलूँगा कि बीच में जहाँ पे, क्योंकि ये नंबर ऑफ मूव्स इतने ज़्यादा नहीं हुए थे इस गेम में, तो आप बीच में पॉज़ करके भी देख सकते हो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, ये पोज़ीशन बहुत अच्छी लग रही है इवैल्यूएट करने के लिए। तो आप अपने तरीके से पहले उसको कोशिश करो, फिर आप चेक कर सकते हो उसमें। सो डी कट C3 के बाद यहाँ पे नाइट D4 खेला। ये एक बहुत अच्छा मूव था, बिकॉज़ इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर हैं कि एक तो नाइट जब भी आप FE6 मारोगे तो नाइट E6 आ रहा है पहला। दूसरा बिशप H5 आ रहा है, जिसमें इस डायगोनल में प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, एक प्रॉब्लम है कि सी कट B2 आके रुक पे अटैक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता व्हाइट के लिए। सो नाइट D4 को यहाँ पर आकर उन्होंने रुक G8 खेला। आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे ब्लैक के पास, लेकिन रुक G8 डेफिनिटली सबसे बेस्ट ऑप्शन था। हालाँकि अगर हम देखें कि रुक G8 के अलावा क्या-क्या ऑप्शंस थे, जैसे कि सी कट B2 एक बहुत नेचुरल वे लग रहा है कंटिन्यू करने का, क्योंकि उसमें रुक पे अटैक है। तो इसमें आप रुक B1 खेल सकते हो, जिसमें मुझे लगता है क्वीन A4 में भी C3 या क्वीन A4 में के साथ कुछ भी खेल सकते हैं इसमें। और अभी ये पोजीशन भी जो है व्हाइट को डेफिनेटली फेवर करेंगी, क्योंकि इस पोजीशन में भी व्हाइट के पास अटैकिंग पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इस पूरे सीक्वेंस में उन्होंने रुक G8 खेला था। और रुक G8 के बाद अ, अभी आप देख सकते हो बहुत सारा एक्चुअली अवेलेबल था उसमें, ऑप्शंस अवेलेबल थे। लेकिन आफ्टर रुक G8 यहाँ पे क्वीन A4 चेक दे दिया। ये एक इंटरमीडिएट चेक था। हालाँकि इसके अलावा और कुछ ऑप्शंस अवेलेबल थे व्हाइट के पास। लेकिन क्वीन A4 में एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इसमें नाइट C6 वगैरह आते हो, जैसे कि और भी कुछ ऑप्शंस है इसमें। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने किंग D8 खेला था। लेकिन सपोज़ अगर उन्होंने नाइट C6 खेला होता, तो ई कट F7, किंग कट F7 और क्वीन C4 चेक आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप किंग G7 नहीं जा सकते हो, क्योंकि नाइट E6 चेक आ रहा है और C7 मर रहा है। और अगर आप किंग और कहीं लोगे तो G8 मर रहा है इसमें। तो प्रॉब्लम्स थे इसमें। तो इसीलिए इसको देखते हुए किंग D8 खेला यहाँ पे। और फाइनली रुक G2 अभी थ्रेट है, तो उसको बचाने के लिए एक सेफ मूव खेल दिया मिखाइल ताल ने, G3। अब इसके बाद भी मुझे लगता है, भले ही व्हाइट एक पीस डाउन है, लेकिन उसके बावजूद व्हाइट के पास अटैकिंग पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और इसी टाइप के गेम के लिए मिखाइल ताल फेमस थे, और डेफिनेटली उनका एक हिसाब से मैं बोलूँगा कि फेवरेट पोजीशन है ऐसे। कॉम्प्लिकेशंस में खेलना उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब वो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो वो नॉर्मली अवॉइड करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है चेस का मज़ा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस में ही है। बीच में मुझे याद है मैंने एक हरि कृष्णा का इंटरव्यू देखा था, उसमें भी उन्होंने यही लाइन बोला था कि जब भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उनको और ज़्यादा मज़ा आता है। तो डेफ़िनेटली हमको ये समझना चाहिए कि चेस जो है वो कॉम्प्लिकेशंस का ही गेम है। आप हमेशा ईज़ी टास्क लेकर नहीं खेल सकते। तो हम लोग गेम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही उन्होंने G3 खेला, तो G3 के बाद यहाँ पे BD5 खेल दिया ब्लैक ने। BD5 के बाद अभी आइडिया बहुत क्लियर है कि F इंटू E6 आ रहा है एक तो, और बिशप C4 और ऐसे मूव्स फिलहाल नहीं आ रहा है। और जब भी आप रुक D1 वगैरह खेलोगे तो फिलहाल एटलीस्ट एक पीस है इसमें D5। सो यहाँ पर रुक FD1 खेला। हालांकि अगर देखा जाए इसमें, तो रुक AD1 ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इसमें सी कट B2 के बाद कभी रुक पे अटैक नहीं रहेगा। तो मे बी ये एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था। बहरहाल गेम में उन्होंने रुक FD1 खेला था। रुक FD1 को किंग C8 खेल दिया ब्लैक ने, टेलर ने। और किंग C8 के बाद यहाँ पर पहली बार उन्होंने बी कट C3 मार दिया, जो कि बहुत देर से आप देख रहे हो कि सी कट B2 का ऑप्शन अवेलेबल था। अभी मुझे लगता है ताल को शायद ये सेंस आ गया होगा कि जो पोजीशन है वो कंप्लीटली अपने कमांड में है,
तो किसी भी टाइप का काउंटर देने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ कंडीशंस में बिकॉज़ ब्लैक ने किंग C8 खेला है, दैट मीन्स कि वो किंग B7 जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम इस पॉन को मार रहे हैं B कट, तो B फाइल ओपन हो रही है, तो एक ये फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। सो इसीलिए उन्होंने शायद B कट C3 मार दिया। और उसके बाद बिशप C5 खेला ब्लैक ने। बिशप C5 के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन बिशप C5 एक नेचुरल वे लग रहा है, क्योंकि उसमें आप पीस को डेवलप कर रहे हो। E7 खेला यहाँ पे। ज़रूरी था कि अगर कोई पॉन 6th या 7th रो में आप मेंटेन कर पा रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक अच्छी बात होगी। और अगर आप इसको मार देते हो, जैसे कि बिशप इंटू E7 एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे डेफिनेटली, तो उसके बाद नाइट F5 अगर आ रहा है, और ये एक अच्छा पोजीशन लग रहा है। हालाँकि अभी थ्रेट है सीधा, E8 प्रमोट हो रहा है पॉन। E7 के बाद यहाँ पे नाइट C6 खेला। ऑफ कोर्स नाइट C6 का आइडिया ये है कि क्वीन जो कनेक्ट हो रहा है E8 पे, उसको ब्लॉक करना। सो अभी आप E8 तो नहीं खेल सकते हो इमीडिएटली, और ब्लैक ने लास्ट 2-3 मूव में सब पीसेस डेवलप करते आ रहा है, तो एक ये अच्छा बात है ब्लैक के लिए एक्चुअली। यहाँ पर जैसे ही नाइट C6 खेला था, यहाँ पे बिशप G4 खेल दिया व्हाइट ने। हालाँकि अगर देखें तो इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे मूव्स थे, लेकिन फर्स्ट व्यू में ये बात तो क्लियर है कि आप रुक इंटू G4 नहीं मार सकते हो, बिकॉज़ E8 क्वीन बन रहा है इधर। तो जैसे ही आप इसमें देखोगे कि अ, रुक इंटू G4 अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो बिशप G4 के बाद यहाँ पे उन्होंने किंग B7 खेला। और अभी आप देख सकते हो कि जब हमने पहले डिस्कस किया था कि B कट C3 के बाद B फाइल यूज़ कर सकता है व्हाइट रुक, तो वो परफेक्ट पोजीशन आ गई है यहाँ पे। गेम में उन्होंने यहाँ पे नाइट B5 खेला। अब आप देख सकते हो कि नाइट B5 जो मूव है, उसमें आप इसको मार तो नहीं सकते हो, ए कट B5। अभी क्वीन पे अटैक है, और हर वक़्त ऐसी पोज़ीशन आ रही है जहाँ पे मिखाइल ताल या तो कोई चेक दे रहे हैं, या तो कोई अटैक दे रहे हैं उधर। तो डेफ़िनेटली फोर्स्ड मूव्स के साथ जा रहे हैं हमेशा, और ये बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज़ अगर आप कोई लूज़ मूव दोगे तो ब्लैक विल डेफ़िनेटली इम्प्रूव हिज़ पोज़ीशन, क्योंकि वो एक बार अगर रूक E8 और किंग E8 चले गए, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा उनके लिए खेलना। सो यही शायद उनका एम भी था, किंग C8 किंग B7 जाने का। नाइट B5 के बाद डेफ़िनेटली आप इसको मार नहीं सकते हो, बिकॉज़ अगर आप इसको मारोगे तो ए कट B5 आ रहा है, और किंग A7 को C5 भी मर रहा है। उसके बाद अगर आप किंग कहीं खेलते हो, तो रुक इंटू D5 भी आ रहा है। सो डेफ़िनेटली ये पोज़ीशन बेस्ट रहेंगी व्हाइट के लिए। लेकिन उन्होंने क्वीन E5 खेल दिया नाइट B5 के बाद, और क्वीन पे फिलहाल थ्रेट भी नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने D5 को भी प्रोटेक्ट कर लिया। रुक E1, इसके बाद फिर से एक थ्रेट है क्वीन पे, और कुछ कंडीशंस में फिलहाल तो नहीं आ रहा है। अगर आप क्वीन रिमूव भी करते हो, तो E8 नहीं आ रहा है, बिकॉज़ 2 रुक हैं। लेकिन हाँ, कभी ये थ्रेट भी बन सकता है। सो यहाँ पर बिशप E4 खेला। हालाँकि यहाँ पे जो बेस्ट मूव था, वो शायद मुझे लगता है क्वीन G5 खेलना चाहिए था, जिसमें अगर आप रुक A B1 अगर जाते हो, तो मेबी क्वीन इंटू G4 आ सकते हैं, और ये कंटिन्यूएशन मुझे लगता है कि उस वक़्त शायद बेस्ट था। लेकिन गेम में उन्होंने बिशप E4 खेला, और बिशप E4 के बाद उसमें अभी भी प्रॉब्लम्स थे ही। एक बार जैसे ही बिशप E4 आ गए, तो बिशप E4 के बाद यहाँ पे मिखाइल ताल ने रुक A B1 खेल दिया, बिकॉज़ रुक A B1 को अभी आप देख सकते हो कि फिर से आप इस B1 को नहीं मार सकते हो, E5 थ्रेट है। और अभी फिलहाल रुक जो है वो किंग की फाइल में है, तो डिस्कवर्ड चेक हमेशा आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने रुक इंटू G4 मार दिया, बिकॉज़ अगर आप नाइट D6 चेक जाते भी हो, तो अ, ओके किंग A7 तो नहीं जा सकते, बिकॉज़ रुक B7 मेट हो रहा है। लेकिन हाँ, किंग C7 को नाइट E4 जैसे थ्रेट्स हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे मिखाइल ताल ने फिर से एक बहुत अच्छा मूव खेला, और रुक इंटू E4 मार दिया। ऑफ कोर्स इसमें रुक इंटू E4 बहुत ईज़ी मूव लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है रुक इंटू E4 अगर आपने मारा, तो नाइट D4 चेक आ रहा है इसमें डिस्कवर्ड, और C6 पे डबल अटैक है अभी। अगर आप इसमें नाइट B4 भी जाते हो, तो भी मुझे लगता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि क्वीन D7 आ रहा है शायद यहाँ पे, और इसके बाद ये पोज़ीशन बहुत ज़्यादा प्लस लग रही है। तो उसको देखते हुए रुक E4 को क्वीन E4 मारा यहाँ पे ब्लैक ने। क्वीन ई4 को यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्कवर्ड चेक के साथ फोर्क भी आ रहा है, और डबल चेक है, तो आप क्वीन इंटू B1 नहीं मार सकते, और आप D6 भी नहीं मार सकते। तो यहाँ पे किंग C7 खेला, नाइट इंटू E4, रुक इंटू E4 एंड क्वीन D1। फाइनली इतना सब कॉम्प्लिकेशंस क्लियर करते हुए मिखाइल ताल जो है वो पहुंच गए एक पोजीशन में जहाँ पे उनके पास क्वीन है, पर ओपोनेंट के पास उसके बदले 2 माइनर पीस और 1 रूक है। एक्चुअली वो देखा जाए तो एक हेल्दी पोजीशन है ब्लैक के लिए।
और अगर E7 एक बार मर जाता है तो मुझे लगता है अभी भी ये पोजीशन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ब्लैक के लिए, ब्लैक कैन ईज़िली कंटिन्यू। लेकिन एक अच्छी बात है कि ब्लैक का जो किंग है वो एक्सपोज्ड है और हमारा किंग सेफ है। जब भी आप क्वीन के अगेंस्ट खेलते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किंग की पोजीशन क्या है दोनों की। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है क्वीन के अगेंस्ट खेलने का या क्वीन के साथ खेलने का। सो यहाँ पर उन्होंने रुक क्वीन डी1 के बाद रुक E5 खेल दिया ब्लैक ने। हालाँकि यहाँ पे रुक E7 बहुत अच्छा मूव था क्योंकि उसको मार के खेलने में सबसे ईज़ीएस्ट वे था, बिकॉज़ अभी आप अगर क्वीन D5 खेलते भी हो तो बिशप A7 आ रहा है और जिसमें सब कुछ प्रोटेक्टेड है। भले ही आप C4 मर रहे हैं लेकिन स्टिल उस पोज़ीशन में ब्लैक के पास 4 पीसेस हैं, तो डेफ़िनेटली वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन रुक E5 जो था वो मुझे लगता है एक फाइनल मिस्टेक था इस गेम का। यहाँ पर रुक B7 खेल दिया। रुक B7 एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव था, बिकॉज़ रुक B7 अभी आप देख सकते हो किंग इंटू B7 के बाद एक्चुअली क्वीन के बदले 4 पीस हैं इस पोज़ीशन में अगर हम देखें तो। लेकिन डेफ़िनेटली जो पोज़ीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है और पीसेस का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल खराब है ब्लैक के लिए। सो रुक B7 के बाद यहाँ पे क्वीन D7 खेल दिया। किंग B8 फोर्स था। E8 क्वीन, अब इसको मारना भी फोर्स्ड ही है। रुक इंटू E8, क्वीन इंटू E8, किंग B7 फिर से फोर्स्ड मूव। क्वीन D7 फिर से आया और आफ्टर किंग B8 क्वीन इंटू C6 मार दिया, जिसमें अभी आप देख सकते हो कि जहाँ पे 4 पीस थे वहाँ पे सिर्फ अभी 2 पीस बचे हुए हैं और उसमें भी अगर आप इसको बिशप को रिमूव करते हो तो आपका C4 मर रहा है। पॉन स्ट्रक्चर किंग साइड का इतना अच्छा नहीं है। ब्लैक व्हाइट किंग अभी भी बहुत ज़्यादा सेफ है। तो फाइनली ऑन मूव नंबर 33 ब्लैक ने आके यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। लेकिन जिस हिसाब से ये गेम हुआ था, मुझे लगता है ताल की लाइफ के जो बहुत अच्छे गेम्स हुए होंगे या बहुत अनक्लियर गेम्स हुए होंगे, मैं नहीं बोलूँगा कि मिखाइल ताल ने सबके सब मूव्स बहुत अच्छे खेला। डेफ़िनिटली कुछ डिबेटेबल थे मूव्स, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने गेम को हमेशा अनक्लियर रखा और जितनी डेयरिंग के साथ उन्होंने ये गेम खेला, वो बिल्कुल काबिल-ए-तारीफ़ था। तो मिखाइल ताल के डेफ़िनिटली आपको अगर अटैकिंग चेस और आपको अनक्लियर चेस अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मैं भी ऐसी कोशिश करूँ, यानी आप खुद अपने गेम में भी ऐसे कोशिश करो, तो आपको मिखाइल ताल के गेम ज़रूर देखना चाहिए। 8th वर्ल्ड चैंपियन थे वो, लेकिन उसके अलावा जो उनके जो टाइम पे जो और प्लेयर्स थे, उनका इतना नाम नहीं हुआ जितना मिखाइल ताल का हुआ। मुझे लगता है अगर हम अटैकिंग चेस की बात करते हैं तो पहला ही नाम सबके मन में ये आता है। हालाँकि फिशर, कास्परोव और मैग्नस का जो जो लेवल है वो कंप्लीटली अलग है, लेकिन मिखाइल ताल का एक अलग ज़ोन था, अलग उनका एक दायरा था, अलग उनकी एक स्टाइल थी चेस खेलने की, जो कि बहुत लोगों को पसंद आती है। तो मिलेंगे और बहुत जल्दी हम कुछ गेम्स के साथ। अगर आपको लगता है कि और कुछ गेम्स अच्छे हुए हैं पुराने, क्योंकि मुझे कुछ रिक्वेस्ट आए भी हैं, मैं उन पे काम कर रहा हूँ। डेफ़िनिटली उनको एनालाइज़ करने के बाद ही मैं पे वीडियो बनाऊँगा। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय।